हमारे पास है सैंपल हैंडलिंग इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। The process of preparing a sample, typically by dissolving solid materials into liquid solution, ensuring it is free of particles and properly diluted before introducing into the instrument for analysis। यानी कि सैंपल को प्रिपेयर करना और सॉलिड अगर है आपके पास तो उसको लिक्विड में बदलना। दिस इज़ कमिंग अंडर सैंपल हैंडलिंग। दिस यूजुअली इन्वॉल्व स्टेप्स लाइक एसिड डाइजेशन। इसके अंदर या तो एसिड डाइजेशन करनी पड़ सकती है, या फिल्ट्रेशन करनी पड़ सकती है, या डाइल्यूशन करनी पड़ सकती है टू अचीव द करेक्ट कंसंट्रेशन रेंज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, ताकि हमारे पास मेजरमेंट्स या रिजल्ट्स एक्यूरेट आ सकें। आपने अल्टीमेटली सॉलिड को क्लियर लिक्विड के अंदर लेके आना होता है, तो उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। और सैंपल फार्म जो कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इस्तेमाल की जाती है या इंजेक्ट की जाती है, वो होती है लिक्विड फार्म। और जब लिक्विड के अंदर सैंपल इंजेक्ट किया जाता है तो फिर उसको प्रॉपरली एटोमाइज़ किया जाता है और फिर एनालाइज किया जाता है। यानी कि लिक्विड फार्म के अंदर आप सैंपल इंजेक्ट कर सकते हैं। ना तो सॉलिड के अंदर सैंपल इंजेक्ट किया जाता है इसके अंदर, ना ही गैस के अंदर। कोई भी सैंपल गिवन हो तो वो लिक्विड के अंदर आना चाहिए और फिर एटोमाइज़ किया जाना चाहिए और फिर एनालाइज होता है। सॉलिड सैंपल्स अगर आपको दे दिए जाएं, सॉलिड सैंपल्स लाइक मेटल्स होती हैं हमारे पास, सॉइल्स होती हैं, बायोलॉजिकल टिश्यूज़ हैं, नीडेड टू बी डिज़ोल्व्ड यूजिंग टेक्निक लाइक एसिड डाइजेशन और ड्राई एशिंग। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनको या तो हम लोग एसिड डाइजेशन से लिक्विड में बदलते हैं या ड्राई एशिंग के प्रोसेस से डाइल्यूशन करके फिर इसको लिक्विड में बदलते हैं बिफोर एनालिसिस। यानी कि सॉलिड दिया हुआ है तो आपने उसको लिक्विड में बदलना है किसी तरीके से। और अगर लिक्विड दिया गया है तो लिक्विड सैंपल में रिक्वायर फिल्ट्रेशन, तो उसको पहले फ़िल्टर करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर कोई पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट वगैरह ना हो या कोई ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल या सस्पेंशन टाइप ना हो जो कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इंजेक्शन पाइप में चोक ना हो जाए। और सम टाइम फर्दर डाइल्यूशन और एसिडिफिकेशन भी करनी पड़ सकती है। डाइल्यूशन अगर सैंपल बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब हनी लाइक है, या उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर फिर डाइल्यूशन करनी पड़ती है, पानी मिलाया जाता है ताकि इसकी विस्कोसिटी या थिकनेस कम की जा सके। या कभी कभार क्या होता है, बेसिस जो होती हैं वो प्रेसिपिटेट्स बना लेती हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड्स होते हैं हमारे पास, तो वो प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं। जब प्रेसिपिटेट की कोई चीज़ें बन जाती हैं तो वो पार्टिकुलेट बन जाते हैं, वो पाइप में चोक हो जाते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड डाल दिया जाता है। और एसिड भी कॉमनली कौन सा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि सॉल्युबल साल्ट से आके बना लेता है। तो एसिडिफाई करने से या एसिडिफिकेशन करने से जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो हल हो जाते हैं जनरली पानी के अंदर कम्प्लीटली, तो क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है वो। और ये टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती है लिक्विड सैंपल्स को क्लियर करने में या लिक्विड सैंपल को तैयार करने में। उसके बाद सैंपल प्रिपरेशन, कई स्टेप्स हो सकते हैं और ये स्टेप डिपेंड करेंगे सैंपल किस तरीके का है। जैसे सबसे पहले है वेइंग, मतलब तोलना। एक्यूरेटली वेइंग द सैंपल इफ़ इट इज़ सॉलिड। अगर सैंपल सॉलिड के अंदर है तो सबसे पहले उसको वे करना चाहिए कि ये कितना दिया गया है। उसके बाद डेसोल्यूशन, फिर उसको डिज़ोल्व करना चाहिए, डिज़ोल्विंग द सैंपल इन सूटेबल एसिड और सॉल्वेंट। या तो आप एसिड ले लें या सॉल्वेंट ले लें कोई सा, ठीक है, उसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे और अल्टीमेटली फिर किस में चेंज हो जाएगा वो चीज़, लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड में ही AAS टेक्निक के अंदर सैंपल इंजेक्ट किया जाता है। डाइल्यूशन भी करनी पड़ सकती है, डाइल्यूटिंग द सैंपल टू अचीव द डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन रेंज। यानी कि जितनी आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन रखी है और कैलिब्रेशन कर्व बनाया है, उस रेंज के अंदर ये जो आपका सॉल्यूशन है ये आना चाहिए। फिल्ट्रेशन भी करनी पड़ सकती है, रिमूविंग एनी रिमेनिंग सॉलिड्स पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन। अगर सैंपल के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकुलेट्स हैं कि जो आम आँख से नज़र आ रहे हैं, उनको भी रिमूव किया जाना चाहिए।
उसके बाद कंटेमिनेशन कंट्रोल भी हो सकता है यूजिंग क्लीन ग्लासवेयर एंड रिएजेंट्स टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग contaminants that could interfere with the analysis. But calibration curve, preparing a series of standard solution to create calibration curve. तो कैलिब्रेशन कर्व पहले पढ़ाया जा चुका है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट में रन किए जाते हैं और उनकी वजह से एक स्टैंडर्ड कर्व आता है और स्टैंडर्ड कर्व की वजह से हम लोग अपने अननोन सैंपल के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट है उसको नोन करते हैं। और उसके बाद मैट्रिक्स इफेक्ट, बीइंग अवेयर ऑफ पोटेंशियल ऑफ मैट्रिक्स इफेक्ट। मैट्रिक्स इफेक्ट क्या होता है? इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल। ठीक है, सैंपल के अंदर कोई और चीज़ें मिली हुई हैं उनकी वजह से भी इफ़ेक्ट हो सकता है। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप टू मिटिगेट दैम, इनको फिर निकालने के लिए कुछ स्टेप किए जाने चाहिए जो भी फिजिबल हो। अब हमारे पास सैंपल प्रिपरेशन के अंदर आता है सैम्पलिंग। सबसे पहले क्या है? कलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और गिवन मटेरियल यू वांट टू एनालाइज। या तो आप कोई सैंपल कलेक्ट करके लेके आएँ या आपको दिया गया है तो उसको ही चूज़ कर लें। अब अगर सैंपल सॉलिड है तो उसकी सबसे पहले ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग इफ़ नेसेसरी, ग्राइंडिंग सॉलिड टू फाइन पाउडर टू इंश्योर होमोजीनियस मिक्सिंग और ईजियर डेजोल्यूशन। ठीक है ना, अगर सॉलिड के अंदर चंक्स मौजूद हैं आपके पास, चंक्स मीन बड़े बड़े लम्प्स, तो उसको क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से क्या हो जाएंगे? वो स्मॉलर पार्टिकल्स हो जाएंगे। स्मॉलर होने का फ़ायदा क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डेजोल्यूशन में क्या होगी? आसानी होगी, हल करने में आसानी होगी, एसिड या वाटर या जो भी सॉल्वेंट आप इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद डिज़ाल्व द सैंपल, जिसको आपने ग्राइंड किया है, इनटू सूटेबल एसिड मिक्सचर। या तो आप एसिड के मिक्सचर में डिज़ाल्व करेंगे यूजिंग हीटिंग ब्लॉक और माइक्रोवेव डाइजेशन सिस्टम, या उसको माइक्रोवेव सिस्टम में रख देंगे, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर सैंपल गाढ़ा है आपका या थिक है तो फिर उसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट दी डाइजेस्टिव सॉल्यूशन विद डी आयोनाइज्ड वाटर, उसको डी आयोनाइज्ड वाटर से डाइल्यूट करेंगे आप टू अचीव द डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन रेंज। अब डी आयोनाइज्ड वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जो इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस अगर वाटर की जाएगी तो उससे H2 गैस भी प्रोड्यूस होती है और O2 गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो इन प्योर गैसेस को मिलाने से दोबारा प्योर H2O बन जाता है, जो कि किसी भी तरह के आयन से पाक होता है। तो ऐसे वाटर को डी आयोनाइज्ड वाटर कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर और डी आयोनाइज्ड वाटर में यही फ़र्क है। डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिलरी के अंदर बनता है और उसके अंदर मॉलिक्यूलर एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन होती है। इसके अंदर प्योर दो गैसेस को मिलाया जाता है और प्योर वाटर बनता है। डी आयनाइज वाटर हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी आयन इंटरफेयर ना करे। इसमें सिर्फ H+ होते हैं और OH- होते हैं, और माइन्यूट कंसंट्रेशन जो होती है वो भी नहीं होती। और अगर लिक्विड सैंपल है तो फिर फिल्ट्रेशन करनी पड़ सकती है और डाइल्यूशन करनी पड़ सकती है हमें।